अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में साम्य किस प्रकार से स्थापित होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने पहले पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की, उसकी बहुत सारी बातें यहाँ काम आएगी। सबसे पहले एक तो शब्द है रासायनिक। रासायनिक का मतलब होता है अभिकारक उत्पादों की आपस में क्रिया, बोले तो अभिक्रिया। और साम्य का मतलब क्या होता है, अब ये चीज सीखनी है। तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद बनाएगा, उत्पाद वापस अभिकारक बनाएगा। इसी आधार पर पहले तो अभिक्रिया की प्रकृति कितनी प्रकार की होती है? दो। एक तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट, बोले तो क्रियाकारक, और इसी क्रियाकारक को एक नाम और देते थे, क्रियाफल या अभिकारक। अभिकारक, और ये इसके अणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद, उसे बोलते हैं पी। अगर अभिकारक केवल उत्पाद बनाए, इसका मतलब इस अभिक्रिया की दिशा केवल एक ही है। और आगे जाने वाली अभिक्रिया जब अभिकारक उत्पाद बनाता है तो समय के साथ अभिकारक कितना उत्पाद बनाता है, इसको हमने क्या नाम दिया था? आगे जाने वाली अभिक्रिया की दर क्या थी? अगर अभिक्रिया की दर। अगर अभिक्रिया की दर, ये नाम था अगर अभिक्रिया की दर। बोले तो ये था क्या? आर एफ। बोले तो आर एफ का मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे जाना। इसी प्रकार अगर यही उत्पाद वापस अगर अभिकारक बनाता हो, और अगर ये आज कौन बन गया? अभिकारक, ये क्या बनाएगा? उत्पाद वापस आर। जब अभिक्रिया आगे जा रही थी ना, तो अभिकारक ये था, उत्पाद ये था। अभिक्रिया जाएगी पीछे, तो बताओ अभिकारक तो हो गया ये और उत्पाद हो गया ये। पीछे जाने को क्या बोलते हैं? रिवर्स होना, मतलब पश्च अभिक्रिया की दर। अब देखना एक मिनट, हमारा मेन मकसद पहले ये सिखाना कि ये साम्य क्या होता है। इसका मतलब पहले तो अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए? अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो उत्कर्मणीय और एक है अनुत्कर्मणीय। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद भी बनाता हो और उत्पाद अभिकारक भी बनाता हो, ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उत्कर्मणीय अभिक्रिया। इसका मतलब पहले तो ये पहचान हुई कि हकीकत में साम्य आएगा ही कौन सी अभिक्रिया में? उत्कर्मणीय अभिक्रिया में, क्योंकि ये वह अभिक्रिया है जो आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। ऐसे देखो, हमारा शब्द है साम्य। साम्य का मतलब होता है ये वह अवस्था है जिस पर जितना अभिकारक से उत्पाद बनेगा ना, उतना ही वापस उत्पाद से अभिकारक बनेगा। इसका मतलब ये साम्य अवस्था वो है जिस पर अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर की क्या हो जाएगी? बराबर। अब मैंने एक चीज सिखाया था, ये आर क्या होता है? आर अभिक्रिया की दर क्या होती है? बोलो देखिए, अभिक्रिया की दर होती क्या है? बताओ देखिए, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब आज ये हुआ, अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ जितना परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता में भी समय के साथ उतना ही परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब साम्य अवस्था वो स्थिति बन गई जिस पर समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या हो गई? स्थिर। क्या हो गई? स्थिर। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि साम्य अवस्था का मतलब है कि अभिक्रिया रुक गई, ऐसा नहीं है। अभिक्रिया रुकी नहीं है, बस ये हुआ है कि अभिकारक जितना उत्पाद बना रहा है, उत्पाद वापस उतना ही क्या बना रहा है? अभिकारक। अब बताओ देखिए, साम्य अवस्था होती क्या है? बताओ देखिए, सबसे पहले साम्य आएगा कहां? उत्कर्मणीय अभिक्रिया में। कौन सी अवस्था होती है? जहां आर एफ बराबर क्या हो जाए? आर बी। ये कौन सी अवस्था पर आता है? इसी अवस्था को क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। तो सुनो देखिए, पहले तो एक बात ये सीखने को मिली, पहली बात तो कि साम्य अवस्था पढ़ने के लिए पहले तो क्या देखना पड़ेगा? अभिक्रिया, कि अभिक्रिया कौन सी है। अभिक्रिया कितने प्रकार की? दो। कौन कौन सी? एक तो रिवर्सिबल, एक तो उत्कर्मणीय और एक है अनुत्कर्मणीय। बताओ, अपन जो रासायनिक साम्य में जिस भी अभिक्रिया का अध्ययन किया जाएगा वो कौन सी होगी? उत्कर्मणीय। इनकी पहचान क्या होती है? इनके संकेत क्या होते हैं? ये अभिक्रिया, इसका संकेत ये होता है,
हाँ, इसका संकेत ये होता है कि ये आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। ये देखो, अभिकारक उत्पाद भी बना रहा है, उत्पाद वापस अभिकारक भी बना रहा है। इस अभिक्रिया का संकेत केवल ऐसे होता है। इसका मतलब ये कहां जा रही है? केवल एक ही दिशा में। और ये कहां जा रही है? दोनों दिशाओं में। इसका मतलब ये आगे भी जा रही है और पीछे भी, बोले तो समान दिशा में। अब एक बात सोचो, जैसे कोई पात्र है, अभी ये पात्र बंद है और इसमें पानी था, इसको लगातार गर्म किया जा रहा है। धीरे धीरे गर्म होते होते ये पानी आज क्या बना लेगा? वाष्प। अब पात्र खुला नहीं है, ये पात्र बंद है। धीरे धीरे क्या होगा? ये वाष्प जैसे ही गर्म करना बंद कर देंगे, अब ये वाष्प के अणु आपस में क्या होंगे? संघनित, और ये वापस पात्र के पेंदे में बैठेंगे। इसका मतलब ये वाष्प वापस क्या बना रही है? पानी। देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये पात्र बंद है इसलिए ये काम हो रहा है। ये अभिक्रिया आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। पानी वाष्प भी बना रही है, वाष्प वापस संग्रहित होकर पानी भी बना रही है। इसका मतलब ये अभिक्रिया है कौन सी? उत्क्रमणीय। इसका मतलब साम्य। अब देखो, एक समय ऐसा भी आएगा कि जैसे लगातार गर्म करते जाएंगे ना, पानी धीरे धीरे जितनी वाष्प बनाएगा ना, एक समय ऐसा आएगा वाष्प भी वापस क्या बनाती होगी? पानी। उन दोनों की आपस में जो दर होगी वो क्या हो जाएगी? एक समान। उसे क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था। इसका मतलब साम्य अवस्था के लिए एक तो अभिक्रिया क्या होनी चाहिए? उत्क्रमणीय। एक पात्र भी कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। एक और साम्य अवस्था की पहचान क्या होती है? आर एफ बराबर है आर बी। पहले एक बात, अपना मुद्दा ये है, सबसे पहले हमने रासायनिक साम्य जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले पढ़ रहे हैं कि आपको पहले अभिक्रिया देखनी पड़ेगी। फिर ये पहचान आज के बाद साम्य पहचान ही किसकी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। साम्य अवस्था आती कहाँ है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। अब कोई बोलेगा साम्य अवस्था की परिभाषा क्या होती है? और एक बात और बताओ, साम्य पे अभिक्रिया रुक जाती है या अभिक्रिया की तो गति होती रहती है? फिर होता क्या है? केवल समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है? स्थिर। उनकी सांद्रताओं में समय के साथ कोई बदलाव होता नहीं है। अब बताओ, देखिए रासायनिक साम्य कहते किसे हैं? साम्य अवस्था क्या होती है? पहले तो क्या होना चाहिए? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह स्थिति जहां, बताओ क्या हो? अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो, वह अवस्था क्या कहलाती है? साम्य अवस्था। लिखो एक बार, लिखो, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह स्थिति जिस पर अगर अभिक्रिया की दर, अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के दर के, पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, बराबर होती है, साम्य अवस्था कहलाती है। यह है इक्विलिब्रियम स्टेज, साम्य अवस्था कहलाती है। अब ये तो पता पड़ा कि रासायनिक साम्य वाले चैप्टर में पहले तो अपने को साम्य अवस्था का पता करना है कि साम्य अवस्था स्थापित होती कहाँ है। अब एक बात बताओ, देखिए अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? कोई भी अभिक्रिया हो दो प्रकार की। एक तरफ तो क्या लिखेंगे रे? उत्क्रमणीय, और एक तरफ क्या लिखेंगे? अनुत्क्रमणीय। एक बात बताओ कि रासायनिक साम्य में कौन सी अभिक्रिया का अध्ययन होगा? उत्क्रमणीय का। अब बताओ, देखिए पहले इनकी पहचान बताओ, बताओ देखिए इस अभिक्रिया की क्या पहचान है? ये अभिक्रिया, इसकी क्या पहचान है? जैसे कोई भी अभिकारक है तो इसमें अभिकारक से उत्पाद भी बन रहा है और उत्पाद से वापस अभिकारक भी बन रहा है। इसका मतलब इस अभिक्रिया का ये क्या है? संकेत है। दूसरी पहचान क्या है? ये अभिक्रिया होती कहाँ है? खुले पात्र में या बंद पात्र में? ये अभिक्रिया कहाँ होती है? बंद पात्र में, बंद पात्र में। और इस स्टेज में आगे जाने वाले को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड, और पीछे को बैकवर्ड। अब बताओ साम्य अवस्था की पहचान क्या है? आर एफ बराबर है आर बी।
अब एक बात और देखना, इसकी मेन पहचान क्या है? ये अभिक्रिया कभी पूरी होती है क्या? मतलब पूरा का पूरा अभिकारक की पूरा का पूरा उत्पाद बना ले, ऐसा हो रहा था क्या? पूरे पानी से पूरी वाष्प का निर्माण हो रहा था क्या? नहीं, वो वाष्प वापस से पानी भी बना रही थी। तो इसमें कभी भी अभिकारक पूरा खत्म नहीं होता, न कोई उत्पाद खत्म होता। इसका मतलब ये अभिक्रिया कभी पूर्ण होती ही नहीं है। इसका मतलब है कभी पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। क्या नहीं होती? पूर्ण। अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। अब इसकी पहचान बताओ, देखिए क्या क्या पहचान है। इस अभिक्रिया में केवल अभिकारक से उत्पाद ही बन रहे, ये इसका संकेत है। ये अभिक्रिया कहाँ होती है? खुले पात्र में। अब एक बात सोचो, आप पानी को लगातार गर्म करते, पानी पात्र कैसा होता? खुला। तो पूरे के पूरे पानी से क्या बन जाती? पूरी की पूरी वाष्प बन जाती। अभिक्रिया क्या हो गई? पूर्ण हो गई। इसका मतलब है इसकी और क्या पहचान है? यहां साम्य अवस्था आएगी? बताओ, साम्य स्थापित नहीं होगा, साम्य स्थापित नहीं होगा। और क्या पहचान है बताओ? देखिए यहां कभी भी पूर्ण होती है हमें, हाँ यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब सुनो, देखिए ये इन दोनों में अंतर हुआ। दोनों में अंतर ऐसे नहीं, पहले इनके एग्जाम्पल बताओ। देखिए इसी में देखो, देखिए आगे, हाँ इधर उत्क्रमणी थी, इसका एग्जाम्पल बताओ। देखिए बताओ, देखिए जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया, बताओ क्या बनाएगा? अमोनिया। जब इसको गर्म करेंगे तो अमोनिया का वापस क्या हो जाएगा? वियोजन। ये तो क्या हो रहा है? निर्माण। जैसे ही गर्म करेंगे क्या हो जाएगा? वियोजन। अब बताओ ये अभिक्रिया कौन सी है? उत्क्रमणी। इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 लगा दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हो गए, तो यहां कितने लगा दिए? 3। बताओ ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऐसे ही देखो, जैसे H2 था, इसकी अभिक्रिया I2 के साथ कराई। अब बताओ ये अगर H और I मिलकर तो क्या बना लिया? HI। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वियोजन। ये अभिक्रिया आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही। ये एग्जाम्पल है किसके? ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के। कहाँ हो रहे हैं? बंद पात्र में। और इनमें क्या स्थापित होगा? साम्य स्थापित होगा। इसकी देखो, देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करते हैं, चूना पत्थर, क्या बनेगा बताओ? CaO। बोले तो इसका क्या नाम था? बिना भुजा हुआ चूना। यह अभी क्या है? ठोस। और के साथ में क्या निकल रही है? CO2 गैस। अब एक बात बताओ रे, किसी अभिक्रिया में उत्पाद गैस बने और वो गैस लगातार कहाँ निकल रही है? बाहर। तो उत्पाद की सांद्रता लगातार क्या हो रही है? कम। अभिक्रिया हमेशा कहाँ जाती है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अभिक्रिया कहाँ जाएगी? लगातार आगे। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? अनुत्क्रमणी। यही तो है जिसमें अभिकारक क्या बनाए? लगातार उत्पाद बनाए। तो एक एग्जाम्पल तो ये है। और देखो, देखिए जैसे परबल अम्ल है या परबल क्षार है, जैसे NaOH क्या है? परबल क्षार। इसकी अभिक्रिया में कराऊं परबल अम्ल के साथ, ये तो कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताओ ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट। क्या बना? लवण NaCl। और क्या बन गया? H2। अब आपको पता है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। परबल होने का मतलब है ये 100% इनका क्या होगा? वियोजन। जब ये भी 100% टूट जाएगा, ये भी 100% टूट जाएगा, तो अभिकारक बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसका मतलब पूरे के पूरे अभिकारक से क्या बन जाएगा? उत्पाद। बताओ जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं रे? उदासीनीकरण है। तो आज के बाद बताओ उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? बताओ। देखिए अनुत्क्रमणीय। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, 4 ऑप्शन दे देगा, 2 तो ये दे देगा, 1 इनमें से दे देगा। पूछेगा कौन सी अभिक्रिया में साम्य स्थापित होगा, तो पहले पहचानना पड़ेगा ना। साम्य तो उस अभिक्रिया में स्थापित होगा जिसमें क्या आती हो? साम्य अवस्था आती हो। अभिक्रिया आगे भी जाती हो और पीछे भी। और देखो, देखिए जैसे AgNO3 है, ये एग्जाम्पल आपको पहले भी करवाया था। इसकी अभिक्रिया में करवा दो NaCl के साथ,
अब बताओ देखिए क्या बनेगा, ये Ag प्लस Cl माइनस के साथ क्रिया करेगा, NO3 माइनस Na के साथ क्रिया करेगा, क्या बनना बताओ, एक तो AgCl बन गया और एक NaNO3 बन गया। बताओ इस AgCl का क्या बनता है, PPT, बोले तो अवक्षय। अब एक बात सोचो, ये अभिक्रिया पात्र में हो रही है और ये लगातार पात्र के पेंदे में जमा हो रहा है, धीरे धीरे जमा होता जाएगा। इसका मतलब जब ये इसका अवक्षेप बन जाएगा तो अभिक्रिया क्या वापस होगी, नहीं, जब तक इसमें बाहर से कोई विलायक नहीं मिलाया जाएगा अभिक्रिया से वापस उत्पाद से अभिकारक बनेगा ही नहीं। तो जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती है वो भी हमेशा कहाँ होती है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ। ये कौन सी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है, ये है अनुत्क्रमणीय। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता हो उसे क्या बोलते हैं, अरे अवक्षेपण अभिक्रिया। यहां तक की बात से केवल यही सीखा है, पहले तो साम्य अवस्था आती ही कहाँ है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। पात्र कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, आर एफ बराबर क्या होना चाहिए, आर बी होना चाहिए। और एक बात और कि कोई जरूरी नहीं आर एफ बराबर आर बी के साथ और क्या होता है, और क्या चीज, क्या स्थिति होती है। मान लो आर एफ बराबर आर बी तो मेन है ही, साम्य की स्थिति यही है। लेकिन एक बात और बताई ना, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, उनकी सांद्रता ही क्या रहती है, स्थिर। समय के साथ सांद्रता का अनुपात ही तो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर। अरे आर एफ बराबर आर बी होने का मतलब क्या है कि सांद्रता में समय के साथ जो भी परिवर्तन हो रहा है वो आपस में क्या है, एक समान। बोले तो समय की जब साम्य स्थिति वो स्थिति होती है जिस पर उनकी सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर। मैंने कभी ये नहीं बोला कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं बराबर हो जाती है, मैंने ये नहीं बोला कि सांद्रताएं बराबर हो जाती है। मैंने क्या बोला है, अब अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। मैंने एक बात जरूर बोली ये कि उनकी सांद्रताएं समय के साथ क्या हो जाती है, स्थिर। कि समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या हो जाता है, स्थिर। और समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। पहले ये लिखो आप, कहाँ से लिखना है आपको, ये लिखो। देखो देखिए कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या तो अंतर है, साम्य की क्या पहचान है, साम्य स्थिति है क्या। दो तीन बातें सीखने को मिली कि साम्य पर कभी भी अभिक्रिया रुकती नहीं है, अभिक्रिया तो समान गति से होती रहती है। और एक चीज और सीखी, साम्य स्थिति पर कभी भी सांद्रताएं बराबर हो ये जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन साम्य स्थिति वह स्थिति है जिस पर अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। लिखो ये। हो गई ये तो। चलो अभी नेक्स्ट देखो। ये एग्जाम्पल लिखो। जो भी स्टार्टिंग से सीख रहा हो, सबसे पहले तो ये सीखना है कि साम्य अवस्था हकीकत में आती कहाँ है, कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए और क्या शर्त होती है साम्य स्थापित होने की।
तो बताओ उत्कर्मणीय अभिक्रिया कभी पूर्ण होती है क्या? नहीं होती। एक बात ये हो गई ना। तो सबसे पहले जब किसी पदार्थ को एक तो गर्म किया जाए और उसका विघटन हो और लगातार उत्पाद में गैस निकले, इसका मतलब ये लगातार अभिक्रिया आगे जा रही है। इसका मतलब ये संकेत है कि ये अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है? अनुत्क्रमणीय। कोई अभिक्रिया उदासीनीकरण है, वो आपस में अभिक्रिया करके कोई सॉल्ट बना रहे हैं, इसका मतलब ये अभिक्रिया भी एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। ऐसी कोई अगर किसी उत्पाद में अगर पीपीटी बन रही हो, कोई अवक्षेप बन रहा हो, इसका मतलब ये अभिक्रिया भी लगातार एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। एक बात जो अभी आगे आएगी, देखो इधर एक आता है के। अब के वो नहीं है केमिकल काइनेटिक्स वाला, ये के यहाँ साम्य अवस्था आ रही है ना, तो साम्य अवस्था पर जो भी कांस्टेंट लिखा जाएगा, जो भी स्थिरांक लिखा जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा? साम्य स्थिरांक। अब बताओ रे, इसे बोलते हैं के इक्विवेलेंट। वहां क्या था? दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, वो केवल और केवल ताप पर निर्भर करता था। अब देखो किसी भी उत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए लिखा जाता है ये, न कि अनुत्कर्मणीय के लिए। लेकिन ऐसे पूछे कि अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान कितना आता है? बताओ साम्य स्थिरांक हकीकत में होता क्या है? पहले तो ये कहाँ लिखा जाता है? साम्य अवस्था तो होनी चाहिए। अभिक्रिया स्टार्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट होकर जब अभिकारक से उत्पाद बनना शुरू होते हैं, और अभिकारक से उत्पाद जितनी दर से बनते हैं उतनी दर से उत्पाद से वापस अभिकारक बनते हैं, उस समय जो अवस्था आती है उसे क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था के समय साम्य स्थिरांक क्या होता है? साम्य अवस्था पर उत्पादों की सांद्रताएं कितनी है बटा अभिकारकों की सांद्रताएं कितनी है, ये क्या कहलाता है? साम्य स्थिरांक। अभी आगे पढ़ेंगे। मैं तो केवल इस अभिक्रिया की पहचान के लिए कि यहाँ साम्य स्थिरांक कितना आना चाहिए। अब बताओ रे साम्य स्थिरांक का मान कितना आएगा? मैंने ये तो बता दिया, आपको हिंट दे दिया पहले कि साम्य स्थिरांक साम्य अवस्था पर उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान होता है। अब बताओ इसके लिए कितना आता है? अब बताओ इस अभिक्रिया की क्या पहचान थी? पूरा का पूरा अभिकारक पूरा का पूरा उत्पाद बनाता है। तो आज अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान तो कितना हो गया? 0। अब बताओ इसका मान कितना हो गया? 0। अरे ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया अभिकारक तो। अनुत्क्रमणीय की पहचान ही क्या है? पूरा का पूरा अभिकारक पूरा का पूरा उत्पाद बना ले। बताओ रे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो गया? 0। किसी भी राशि में 0 का भाग जाता है तो कितना आता है? अनंत। अब बताओ रे तो साम्य स्थिरांक का मान कितना आता है? अनंत। तो बताओ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो भी अपनी अनुत्क्रमणीय है उसके लिए साम्य स्थिरांक का मान कितना आता है? अनंत। एक बार यहां देखो, अब देखना 1 मिनट, इसके लिए साम्य स्थिरांक कितना आता है? देखो 1 मिनट, बताओ कभी भी उत्पाद 0 होगा? नहीं होगा। कभी भी अभिकारक 0 होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इसका मान तो 0 से ज्यादा तो कभी 0 तो आ ही नहीं सकता। 0 से हमेशा क्या आएगा? ज्यादा। क्या इस अभिक्रिया में ऐसी कंडीशन आएगी कि पूरा का पूरा अभिकारक पूरा का पूरा उत्पाद बना लेगा? नहीं आएगी। इसका मतलब इसका मान अनंत भी नहीं हो सकता, उससे भी क्या होगा? कम। इसका मतलब है जो उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है उसके लिए साम्य स्थिरांक का मान कितना होता है? 0 से तो ज्यादा और अनंत से कम। लेकिन अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कितना आता है? अनंत। क्योंकि ये अभिक्रिया क्या होती है? हमेशा पूरी, जबकि ये अभिक्रिया हमेशा पूरी नहीं होती। इसके लिए 0 से ज्यादा चाहे कितना ही आए और चाहे अनंत से कम चाहे कितना ही आए, इसका मतलब इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान इनके बीच में होता है, जबकि इसके लिए कितना होता है? अनंत। ये भी लिखो। और अनंत का मतलब क्या होता रहा? अनंत का मतलब किसी की तुलना में बहुत ज्यादा। इसका मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक बहुत ज्यादा आता है क्योंकि वो पूर्ण होती है। ये लिखो आप, और इस पर स्टार भी लगाना कि क्या पहचान है, क्या अंतर है। लिखो ये।
हो गया ये तो। अगला देखो, देखिए यही तो लिखना था। हाँ, पेन कॉपी रखो, सभी सामने देखो भाई। एक बात बताओ, एक नियम बताया था आपको इस साम्य अवस्था को बताने के लिए, केमिकल काइनेटिक्स में एक नियम आया था, क्या? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ये क्या था? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। बताओ देखिए, बताओ देखिए क्या था ये, किसके बारे में बता रहा था? लॉ ऑफ मास एक्शन। जो भी द्रव्यमान कण है उनके बीच आपस में अभिक्रिया कैसी हो रही है, बताओ। पहले तो ये नियम किस किस वैज्ञानिक ने दिया था? एक तो था गुलबर्ग, और एक था वाटी, या इसे पूरा नाम था इसका पीटर वाटे या वाजी। अब बताओ ये नियम क्या कहलाता था? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या बोलता था ये नियम? रासायनिक बलगतिकी में इसने बताया था अभिक्रिया की दर क्या होती है, वो इसी नियम के आधार पर दी गई थी। बताओ ये नियम क्या होता है? कि किसी भी अभिक्रिया की दर किस बात पर निर्भर करती है? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान पे। लिखो इसे, लिखो। पहले ये लिख लो, ये नियम किसने दिया? गुलबर्ग व पीटर वाजे ने दिया। ये नियम क्या कहता है? लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। इधर देखो, देखिए एक अभिकारक A है, एक अभिकारक B है, इसके मोल में N1 है, इसके मोल N2 है। ये दोनों आपस में क्रिया करके अभिकारक उत्पाद बनाते हैं P, और इस अभिक्रिया के लिए क्या बताना है? अभिक्रिया की दर। बोलो रे, अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। एक का सक्रिय द्रव्यमान E, सक्रिय द्रव्यमान पहले वाले चैप्टर में भी बताया था। सक्रिय द्रव्यमान थर्मो विलियन या जो अपनी गैसीय अभिक्रियाएं होती है उनके लिए सांद्रता ही होती है। सांद्रता बोले तो मोलरता। तो चाहे सक्रिय द्रव्यमान बोलो, चाहे सांद्रता बोलो, चाहे मोलरता बोलो। और बताओ जो भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होता है वो कहाँ आता है? घात में। ऐसी अभिकारक और कौन है? B, और इसका गुणांक कितना है? N2। जब भी याद करो समानुपाती को हटाया जाता है तो क्या लगाया जाता है? नियतांक। आज ये साम्य स्थिरांक नहीं है, आज ये कौन है? वेग स्थिरांक। और बताओ ये क्या हो गया? A की पावर है N1, और ये B की पावर कितना हो गया? N2। बताओ ये क्या है? ये इस अभिक्रिया के लिए क्या है? अभिक्रिया की दर समीकरण है। ये किसके द्वारा बताई गई? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार ये अभिक्रिया की दर समीकरण है या वेग समीकरण है। आर क्या होती है रे? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो अभिक्रिया की दर है। के क्या होता है रे? वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। और ए और बी क्या है? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। अब बताओ ये नियम तो क्या था? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। अब देखो ये नियम क्या कहता है। हमने पढ़ा कि साम्य अवस्था क्या होती है, इससे पढ़ेंगे साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं। ये तो क्या है? वेग स्थिरांक। अब पेन कॉपी रखो, सब सामने देखो। देख, मान लो एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A के N1 मोल है, अभिकारक B के
N2 मोल है। अब ये साम्य अवस्था आने के लिए अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए रे? ये अभिक्रिया तो क्या दर्शा रही थी? ये तो एक ही दिशा में जा रही है। और मैंने पहले भी कहा था अभिक्रिया की दर हमेशा किसके संगत लिखी जाती है? अभिकारक की, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन होता है? अभिकारक। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में जो अभिक्रिया की दर में जो भी आता है वो कौन आता है? अभिकारक। अब अपनी बात कहां हो रही है? साम्य अवस्था के लिए। तो साम्य अवस्था के लिए पहले तो अभिक्रिया क्या होनी चाहिए? उत्क्रमणी। अब देखिए बताओ, ये क्रिया करके बना रहे हैं, मान लो M1 के C मोल है और D के कितने हैं? M2। अब ये अभिक्रिया आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। बताओ, आगे जाने वाली अभिक्रिया की दर को तो क्या बोलते थे? RF। और पीछे जाने वाली अभिक्रिया की दर को क्या बोलते थे? RB। पहले अपने को RF से मतलब है। बताओ देखिए, कौन से नियम से? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। बोलो देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम हमेशा क्या कहता है? बताओ, क्रिया नियम से, नियम से बताओ देखिए, ये नियम क्या कहता है? अभिक्रिया आज अपने को RF भी देखनी है और RB भी, क्योंकि साम्य अवस्था की क्या पहचान होती है? RF बराबर RB। उस बात पे काम करना है अपने को। तो बताओ, मैं बोल लूं अगर अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होगी? बताओ, जब अभिक्रिया आगे जा रही है उस समय अभिकारक कौन है? अरे कौन है? A और B। तो बताओ, अगर अभिक्रिया की दर बोलो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। जैसे ही समानुपाती को हटाएंगे क्या आएगा? रे नियतांक। लेकिन आज उसको K नहीं लिखेंगे। बताओ क्या लिखेंगे? KF। ये क्या है रे? ये अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बताओ आगे क्या आया? A। इसका पावर है N1 और B की पावर कितनी है रे? N2। चलो भाई, ये तो हमने RF लिखा। अब बताओ RB। अरे फर्स्ट अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभिक्रिया की दर हमेशा अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगी। ये फर्स्ट अभिक्रिया की दर ऐसे है। अब बताओ, यहाँ आज अभिकारक कौन है? कौन है? C और D। तो बताओ, फर्स्ट अभिक्रिया की दर इनके लिए अभिकारक कौन है? C। गुणन में कौन है? M। और ये D की पावर कौन है? M2। बताओ रे, जैसे ही समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा? KB। बताओ, C की पावर है M1 और ये D की पावर क्या है? M2। बताओ देखिए क्या क्या आया। हमने एक तो RF और एक है RB। किसके आधार पे बताइए? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। बताओ एक बार, अपना क्या मकसद है? ये अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस अभिक्रिया में क्या आएगी रे? साम्य अवस्था। अपने को इससे मतलब है, अपनी हेडिंग ही यही है, साम्य अवस्था किसे कहते हैं। और हमने अच्छे से जाना साम्य अवस्था की एक मुख्य पहचान होती है RF बराबर है RB। बताओ RF कितना आया था? बोलो KF। A की पावर है N1 और B की पावर कितना आया? M2। RB कितना आया रे? KB। बोलो देखिए, C की पावर है M1 और D की पावर कितना आया रे? M2। अब एक बात बताओ, इस KB को तो ले आओ नीचे और इसको ले जाओ इधर, तो बताओ क्या बन गया? KF अपॉन KB बराबर क्या बना रहे? C की पावर है M1, D की पावर है M2 अपॉन बताओ A की पावर है N1 और B की पावर है N2। हकीकत बताओ, ये ऊपर तो कौन है? उत्पाद। नीचे कौन है? अभिकारक। तो इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ऊपर तो कौन है? उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान। नीचे कौन है? अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। ये अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। बोले तो ऊपर तो कौन है? उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान और नीचे कौन है? अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। ये कौन है? ये बोलो देखिए, ये कौन है? अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटा पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोला जाता है रे? के इक्विवेलेंट। बोले तो क्या बोला जाता है? साम्य स्थिरांक। अब बताओ देखिए, आज के बाद साम्य स्थिरांक क्या होता है किसी भी अभिक्रिया के लिए? बोलो देखिए, साम्य स्थिरांक क्या होता है? बोलो बताओ, साम्य स्थिरांक क्या क्या होता है? एक तो साम्य स्थिरांक दो वेग स्थिरांकों का अनुपात होता है। बोले तो
अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटा पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और क्या होता है, साम्य अवस्था पर उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। बोले तो उत्पादों की सांद्रता है कहां, साम्य अवस्था पर बटा अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान, इसे क्या बोला जाता है, साम्य स्थिरांक। इसका मतलब साम्य स्थिरांक कहां पर देखा जाता है, साम्य अवस्था पर देखा जाता है। साम्य अवस्था की मेन पहचान क्या होती है, आर एफ बराबर है आर बी। और देख लो चाहिए, ये आपको ये मैंने यहां ऐसा ही बताया था। साम्य स्थिरांक क्या होता है, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। इसको आज हमने लिखना सीख लिया, ये होता है। अब सुनो, पहले पहले तो ये लिख लिया क्या आपने, यहां से लिखो। और ये भी पता पड़ गया कि साम्य स्थिरांक आता कैसे है। अब बात करेंगे, पहले ये बार बार एक शब्द आ रहा है सक्रिय द्रव्यमान, ये लिखो पहले आप। बिना देखे लिखो एक बार देखने के बाद। हो गए ये तो। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, इसीलिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। रासायनिक बलगतिकी में हमने ये सब कुछ जान लिया, अभिक्रिया की दर क्या होती है, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, वेग स्थिरांक क्या होता है। यहाँ पढ़ रहे हम साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक के बारे में। हो गया ये तो, ये तो हो गया ना। अगला देखो, ये लिखो पहले बताओ, आर एफ बराबर आर बी लिखने के लिए दी गई अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, उत्क्रमणीय। तो पहले हमने अभिक्रिया उत्क्रमणीय ली, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ये M1 और M2 तो क्या है, उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, और ये किसके हैं, अभिकारकों के। लेकिन मेन पहचान क्या होती है, आर एफ बराबर है आर बी। पहले तो आप आर एफ लिख लो, फिर आर बी लिख लो, दोनों लिख के दोनों को बराबरी तो करना है, यही साम्य अवस्था है। अब एक बार बताओ, देखिए रासायनिक साम्य में किसका अध्ययन किया जाता है, साम्य अवस्था का। और साम्य अवस्था कौन सी अभिक्रिया में आती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आती है। और किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था पर क्या देखा जाता है, साम्य स्थिरांक। क्या होता है साम्य स्थिरांक, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। हो गई ये तो। हाँ चलो भी, ये लिखो साम्य अवस्था आर एफ बराबर आर बी, फिर साम्य स्थिरांक क्या होता है। अब बताओ, अगर ये तो सांद्रताएं हैं सक्रिय द्रव्यमान, यही अगर गैस हो तो गैस का क्या लिया जाता है, दाब। कौन सा दाब, आंशिक दाब। जब किसी पात्र में गैसों का मिश्रण हो और एक से ज्यादा गैसें उपस्थित हो और किसी एक गैस का दाब देखना हो, तो वो एक गैस का दाब कहलाता है आंशिक दाब। तो साम्य स्थिरांक दो पदों में देखा जा सकता है, एक तो सांद्रता के पदों में और एक आंशिक दाब के पदों में। इसीलिए तो साम्य
अवस्था पर जो साम्य स्थिरांक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः दो, एक केसी और एक केपी। केसी सांद्रता के पदों में होता है, केपी आंशिक दाब के पदों में होता है। अब यहां से साम्य स्थिरांक दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। किसी क्वेश्चन में या तो ऐसे कर देगा, उत्पादों की सक्रिय द्रव्यमान दे देगा और अभिकारकों के सक्रिय मान दे देगा, तो उनके मान ही रखना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा है जो सीटी के माध्यम से करेंगे अपन, एक ऐसा है कि वो के एफ और के बी का मान दे दे, अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे दे, पश्चात अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे दे, तो ऐसे भी साम्य स्थिरांक पूछ सकता है। क्या पता साम्य स्थिरांक दे दे और इन दोनों में से एक वेग स्थिरांक दे दिया जाए, फिर दूसरा वेग स्थिरांक पूछ लिया जाए। तो यहां से तीन प्रकार की कंडीशन बनती है। तो एक तो सक्रिय द्रव्यमानों की जानकारी देकर साम्य स्थिरांक पूछ ले, एक वेग स्थिरांकों की जानकारी देकर साम्य स्थिरांक पूछ ले, एक साम्य स्थिरांक और किसी एक वेग स्थिरांक का मान दे दे, दूसरा वेग स्थिरांक पूछ ले। ये तीन संभावनाएं हैं। हो गया कि ये तो। अब एक बात बताओ, ये बार बार कोई बच्चा जो नया आया हो, ये सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा किसमें बंद किया जाता है? कोष्टक में। और ये सक्रिय द्रव्यमान क्या होती है? सांद्रता। अभी बताऊंगा कौन सी विलयनों के लिए। और इसी सांद्रता को क्या बोला जाता है? रे मोलरता। और इस बार जेट में क्वेश्चन आया भी था ऐसा। बताओ ये बात कहां हो रही है? तनु विलयन बोले तो ऐसे विलयन है जिनमें विलय तो क्या हो? बहुत कम, और विलायी क्या हो? बहुत ज्यादा। ऐसे विलयनों के लिए और जो भी घेसीय अभिक्रियाएं हैं उनके लिए। अब बताओ एक बार, ये सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है? सक्रिय द्रव्यमान बताओ क्या होता है? सांद्रता होती क्या है? सांद्रता बोले तो सी और मोलरता बोले तो एम। बताओ रे क्या होती है? बताओ देखिए कि सांद्रता क्या होती है किसी भी विलयन में? बताओ। हाँ, उसमें घुले हुए विल्ले के मोल बटा आयतन का, जो भी पात्र है उसका आयतन, और वो भी किस में? लीटर में। एक तो ये है। अगर अपने को सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा? जिस भी अभिकारक का उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान देखना, उसके मोल कितने हैं और पात्र का आयतन कितना है। क्या पता इस मोल की जानकारी दी हुई नहीं हो? बताओ मोल के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं? बताओ। किसी भी पदार्थ का दिया गया भार बटा अणुभार, और क्या होता है? एन अपॉन एन। एन क्या है? अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। एक फॉर्मूला और होता था ना गैस के लिए, एसटीपी पर, वो कितना होता था? वी आयतन तो किसमें? लीटर में, अपॉन 22.4। अगर अपने को मोल ज्ञात करना है तो ये, क्योंकि जरूरी नहीं है भार दे दे फिर अणुभार का भाग लगा के क्या ज्ञात कर लेंगे? मोल। पात्र का आयतन दे दे, आयतन का भाग लगा के क्या ज्ञात कर लेंगे? सक्रिय द्रव्यमान। अपने को साम्य स्थिरांक के फॉर्मूले में क्या रखना है? सक्रिय द्रव्यमान। ऐसे नहीं है। बताऊं क्या गलती करोगे? वो ऐसे बोल देगा, इसका भार इतना है, इसका भार इतना है, इसका भार इतना है, पात्र का आयतन इतना है। बताओ साम्य स्थिरांक कितना होगा? अब आप ये नहीं रख सकते उत्पादों का भार बटा अभिकारकों का भार। भार नहीं रखना, क्या रखना है? सक्रिय द्रव्यमान रखना है। तो पहले उस भार से क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मोल। फिर मोल में पात्र के आयतन का भाग लगाना पड़ेगा, फिर क्या प्राप्त होगा? सक्रिय द्रव्यमान। तो एक बार दोबारा बताओ, साम्य स्थिरांक के फॉर्मूले में हमेशा क्या रखा जाता है? सक्रिय द्रव्यमान। ये देखो ये क्या है? ये उत्पाद, इस कोष्टक का मतलब क्या है? सक्रिय द्रव्यमान। उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। एक बार दोबारा बताओ, किसी भी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात करने के लिए दी गई जानकारी कहाँ की होनी चाहिए? साम्य अवस्था की। और क्या होनी चाहिए? सक्रिय द्रव्यमान। अब सुनो, इसी बात को पहले ये लिख लो आप एक बार, ये लिखो आप।
हो गया ना ये तो, कि सक्रिय द्रव्यमान को चाहे सांद्रता बोलो चाहे मोलरता बोलो, कंडीशन है तनु विलयन व गैसीय अभिक्रिया। अब सुनो, एक सक्रिय द्रव्यमान की जगह आंशिक दाब भी प्रयुक्त होता है। जब अभिकारक और उत्पाद सारे ही गैस दे रखे हो तो गैस के लिए आंशिक दाब भी प्रयुक्त किया जाता है। इसीलिए तो साम्य स्थिरांक दो होते हैं, एक तो केसी और एक है केपी। केसी में तो क्या रखा जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान, और केपी में क्या रखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर, बोले तो आंशिक दाब। हो गया ये तो, मोल का फॉर्मूला में पहले से आता है, भार बटा अणुभार एन अपॉन एन ए, वी आयतन पात्र का किसमें, लीटर में, अपॉन 22.4। सुनो देखिए, ये जो पहले तो ये बताओ जो अपने पास आज क्या आया है, के इक्विवेलेंट क्या होता है, साम्य स्थिरांक। ये एक तो किसके पदों में होता है, सांद्रता के पदों में। बताओ, सांद्रता के पदों में जो साम्य स्थिरांक लिखा जाता है या सक्रिय द्रव्यमान के पदों में जो साम्य स्थिरांक लिखा जाता है वो तो कौन सा होता है, केसी। और जो आंशिक दाब के पदों में लिखा जाएगा वो कौन सा होगा रे, हाँ, और जो आंशिक दाब के पदों में लिखा जाएगा वो क्या होगा, केपी। अब सुनो देखिए, मैं अभिक्रिया बताऊं आपको, एग्जाम्पल देखो। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अभी क्या बना रहा था, अमोनिया, अभिक्रिया को संतुलित कर दिया। अब बताओ, आपको ऐसे पूछे दी गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है, तो बताओ दी गई अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा, बोलो। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे इसके लिए, केसी। हालांकि इनकी सांद्रता भी हो सकती है, इनका दाब भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। देखो, गैस की सांद्रता भी होती है और गैस का आंशिक दाब भी होता है। पहले बताओ इसके लिए केसी क्या लिखा जाए, बताओ केसी क्या होता है, साम्य अवस्था पर है, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान, तो किसका सक्रिय द्रव्यमान, अमोनिया का। जो भी गुणांक है वो कहाँ आएंगे, घात में, बटा, बोलो, अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान, और गुणांक कहां चला जाएगा, घात में। इसी के लिए मैं केपी लिखूं तो बोलो, देखिए, उत्पादों का आंशिक दाब बटा अभिकारकों का आंशिक दाब। मान लेते हैं अमोनिया का आंशिक दाब है PnS3 और गुणांक हमेशा कहां आएगा, घात में, बटा अभिकारकों का आंशिक दाब। किसका आंशिक दाब, नाइट्रोजन का आंशिक दाब गुणा हाइड्रोजन का आंशिक दाब, और गुणांक ये सामने वाला गुणांक कहां चला जाएगा, घात में। बताओ ये क्या है, ये तो केसी का व्यंजक है और ये केपी का व्यंजक है। ये सांद्रता के पदों में है, ये आंशिक दाब के पदों में है। ये PnS3 क्या है, पी का आंशिक दाब। सुनो देखिए एक बार और, इसी में आगे जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे कार्बन है ये ठोस है, O2 है ये गैस है, और ये बना रहा है CO2 गैस। अब मान लो अभिक्रिया आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है। अब बताओ देखिए एक बार, आपको ये तो पता है, पहले तो वह अभिकारक या उत्पाद जो ठोस होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनकी सांद्रता समय के साथ क्या रहती है, स्थिर। उनको न तो कभी कोटि में न कभी वेग स्थिरांक के व्यंजक में इनको कभी लिखा नहीं जाता। और एक बात बताऊं, यहां सभी अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था एक समान है या अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले ठोस द्रव्य गैस कैसी है, अलग अलग। ऐसा साम्य जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, ऐसे साम्य को कौन सा साम्य कहते हैं, विषमांगी। जबकि यहां देखो, यहां पर गैस गैस और यहां भी गैस। एक बात तो समझ में आ गई होगी, ये केपी है ना, केपी, ये केवल कौन से साम्य के लिए होता है, सममांगी साम्य। सममांगी साम्य बोले तो अभिकारकों और उत्पादों की, अरे बोलो, भौतिक अवस्था क्या हो, एक समान, भौतिक अवस्था एक समान। इसका मतलब केपी तो केवल उन्हीं के लिए लिखा जाता है जिनकी भौतिक अवस्था क्या हो, एक समान। जबकि केसी तो सममांगी के लिए भी लिखा जाता है और विषमांगी के लिए भी लिखा जाता है। इधर देखो, अब बताओ, यहां केवल और केवल क्या लिखा जाएगा, केसी,
अब बताओ क्या लिखूं, Kc बराबर, बताओ, CO2 का सक्रिय द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान। क्या यहाँ Kp हो सकता है? नहीं हो सकता। अब कल पढ़ेंगे इनके बारे में, साम्य के आगे क्या क्या लक्षण है, साम्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये पढ़ेंगे कल की क्लास में। एक तो ये लिख लो आप कि साम्य स्थिरांक सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान के पदों में तो होता है Kc और आंशिक दाब के पदों में होता है Kp। कल पढ़ेंगे साम्य के लक्षण क्या क्या है, साम्य की विशेषताएं क्या क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे Kc और Kp में क्या संबंध होता है। कोई अभिक्रिया ऐसी हो जो समांगी हो तो उसके लिए Kp भी लिखा जाएगा, Kc भी लिखा जाएगा। फिर उन दोनों में अंतर क्या आएगा Kc और Kp में, क्योंकि Kp आंशिक दाब के पदों में होता है, Kc सक्रिय द्रव्यमान के पदों में होता है। अब ये लिखो, ये तो हमने क्या लिखा है, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए व्यंजक लिखे हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। चलो भाई आज की क्लास में यही, आप बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।